हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं और अभी सेकेंड ईयर में है। तो गाइज, आपका जो पहला एग्ज़ाम है वो MHI 103 का होगा, यानी कि हिस्टोरियोग्राफी वाला जो आपका पेपर है ये आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर 2025 के सेशन में। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी वो बायलिंगुअल रहने वाले हैं, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ गाइज, वो ये है कि हमारे पास MA हिस्ट्री के जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं, सबके गेस्ट पेपर एंड सबके चैप्टर वाइज नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस पर हमें व्हाट्सएप करना होगा। मेरी टीम आगे आपको रिप्लाई कर देगी एंड यू कैन बाय योर ऑल 6 सब्जेक्ट नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स। ठीक है, तो अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका लियोपोल्ड वॉन रांके से जुड़ा हुआ, और आपको बताना है कि लियोपोल्ड कौन थे और उनके हिस्ट्री को लेकर जो व्यूज़ हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम उनका जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो अपने आंसर में देंगे कि लियोपोल्ड वॉज अ फेमस जर्मन हिस्टोरियन। कौन थे वो? एक जर्मन इतिहासकार थे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक हिस्ट्री, और उन्हें आधुनिक और वैज्ञानिक इतिहास लेखन का फादर यानी कि जनक माना जाता है। सिंपल सी भाषा में आप समझ चुके होंगे कि उन्हें जर्मन हिस्टोरियन कहते थे, जर्मन हिस्टोरियन है वो, और उन्हें कहते थे फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक हिस्ट्री। बिफोर हिम मैनी राइटर्स रोट हिस्ट्री विदाउट स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो अब उनसे पहले भी कई सारे राइटर्स ने हिस्ट्री तो लिखी थी लेकिन किसी के पास भी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं हुआ करते थे। तो रैंके ने इसको चेंज किया बाय सेइंग दैट हिस्ट्री मस्ट बी रिटर्न ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड ओरिजिनल सोर्सेज, कि अगर आप इतिहास को लिख रहे हो तो आपको कोई ना कोई तथ्य या आपके कोई ना कोई जो मूल स्रोत हैं वो ज़रूर होने चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया और इतिहास को एक पेशेवर विषय बनाया। पेशेवर विषय यानी कि प्रोफेशनलिज्म, हिस्ट्री को पढ़ना भी प्रोफेशन में आया। उनके कई सारे जो है हम देखते हैं उनका योगदान इसमें काफ़ी ज़्यादा रहा है। ओके, अब चलते हैं आगे, रैंके के हिस्ट्री पे व्यूज़ को समझेंगे कुछ पॉइंट्स के द्वारा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने जैसा वास्तव में हुआ था वैसा दिखाने की मांग की, या खुद भी उन्होंने अपने हिस्ट्री राइटिंग में वो ही दिखाया जो रियल में था। तो रैंके सेड दैट द जॉब ऑफ अ हिस्टोरियन इज टू शो हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपेंड। तो उन्होंने क्या दिखाया गाइस कि एक हिस्टोरियन की जॉब क्या होती है? उसकी जॉब ये होती है कि जो एक्चुअली में हुआ है ना वो हमें दिखाए। द पास्ट शुड बी अंडरस्टूड इन इट्स ओन कॉन्टेक्स्ट, नॉट जज्ड बाय प्रेजेंट डे वैल्यूज। तो पास्ट को पास्ट की तरह ही समझना है, आज के वैल्यूज के द्वारा हमें, आज के मतलब नज़रिए से हमें उसे नहीं देखना, क्योंकि वो कहते हैं कि हर युग की अपनी विशेषताएं होती हैं और इतिहासकार को उन्हें समझना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो कि वो क्या, हर एक युग का जो एक अपना एक डिफरेंट तरीका हम कह सकते हैं, उसकी अपनी विशेषताएं हम कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको उस पर ज़रूर ध्यान देना है, आज के नज़रिए से उसको नहीं देखना। एंड दूसरी चीज़ कहते हैं वो कि आपका जो हिस्ट्री है ना वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए दोस्तों? एविडेंसेस पे, यानी कि प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। तो रैंके बिलीव्ड दैट वी कैन नो द पास्ट ओनली थ्रू सोर्सेज। कैसे हम जान सकते हैं पास्ट को? सोर्सेज के द्वारा। जो भी मतलब हमें दस्तावेज, लेटर, रिकॉर्ड्स मिलेंगे उसके बेसिस पे तो हम बोलेंगे ना कि यार ये हिस्ट्री में हुआ है क्योंकि इसका मेरे पास सबूत है। तो आप वो कहते हैं कि आपका इतिहास एविडेंस पे ही बेस्ड होना चाहिए। आपको खुद से कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, और गैस वर्क जो होता है ना, आपको उसमें कोई भी गैस वर्क नहीं करना है। ओके गाइज, देन प्राइमरी सोर्सेज, वो कहते हैं कि फॉर हिम प्राइमरी सोर्सेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ही सेड ऑल सोर्सेज आर नॉट इक्वली रिलायबल। जो भी हमारे सारे सोर्सेज हैं सारे इक्वली रिलायबल नहीं होते, मतलब हर एक तरह का सोर्स उसकी अलग रिलायबिलिटी होती है ना। तो प्राइमरी सोर्सेज रिटर्न एट द टाइम ऑफ इवेंट आर मोस्ट ट्रस्ट वर्दी।
प्राइमरी सोर्सेज सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, सेकेंडरी वाले थोड़े से लेस होते हैं। दस आई विटनेस अकाउंट मस्ट गेट फर्स्ट प्रेफरेंस। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होते हैं हमारे लिए? प्रत्यक्षदर्शी, जिन्होंने उन चीज़ों को अपनी आंखों से विटनेस किया होता है। प्रोवाइड रेफरेंसेस फॉर चेकिंग, तो जांच के लिए संदर्भ देना भी आवश्यक है। तो रैंके इंसिस्टेड दैट हिस्टोरियंस मस्ट गिव प्रॉपर रेफरेंसेस। क्या देने चाहिए आपको? प्रॉपर रेफरेंसेस देने जरूरी हैं। दिस अलाउज अदर्स टू चेक फैक्ट्स एंड करेक्ट मिस्टेक्स। अब आपने रेफरेंस दे दिया, अगर मैंने हिस्ट्री लिखी और मुझे ये चीज़ कहाँ से मिली है, मैंने उसका रेफरेंस दे दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई उसको रीड करेगा तो वो मेरे रेफरेंस को जाके भी चेक कर सकता है, ये कहीं कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई है। तो हिस्ट्री को ज़्यादा साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, जांच के लिए उन्होंने बोला कि आपको रेफरेंस ज़रूर देना चाहिए हिस्ट्री के अंदर, कि अगर आपने ये लाइन लिखी है तो ये लाइन का रेफरेंस बताओ कि किस बेसिस पे आपने इसको लिखा है। तो ये उनके व्यूज़ हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि वो कहते हैं कि पहले तथ्य होना चाहिए, फिर बाद में व्याख्या होनी चाहिए। तो रैंके said a historian must first collect facts from sources and then interpret them। पहले वो sources से सारे facts को collect करेगा, फिर उनको interpret करेगा। The historian should not start with a fixed idea and try to fit facts into, मतलब खुद से ही पहले कुछ सोच लिया और facts को उसके अंदर fix कर दिया, ऐसा नहीं है। उनके लिए facts ज़्यादा important है। ओवरऑल आप फाइनल कंक्लूजन में बता देंगे कि भाई रैंके ने कई सारे इंपॉर्टेंट बुक्स को लिखा, उन्होंने यंग स्कॉलर्स को ट्रेनिंग भी दी और साइंटिफिक हिस्ट्री के लिए मतलब उन्होंने प्रशिक्षित किया। फॉर हिम हिस्ट्री को भी वो साइंटिफिक तरीके से वो देख रहे हैं। ही स्टार्टेड सेमिनार स्टाइल टीचिंग एंड एनकरेज पब्लिशिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जो भी मूल स्रोत हैं उसके प्रकाशन को भी वो बढ़ावा देते हैं। So by the late 19th century, his method spread across Europe, America and Japan। तो 19th सेंचुरी के लास्ट में जाके हम देखते हैं कि उनका जो मेथड है वो और भी जो हमारे देश हैं वहाँ पे फैल जाता है। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको वेस्टर्न मार्क्सिज्म के बारे में बताना है कि वेस्टर्न मार्क्सिज्म क्या है और उसके कौन कौन से आपके इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। तो मार्क्सिज्म आप सभी जानते होंगे गाइस। तो वेस्टर्न मार्क्सिज्म भी मार्क्सिस्ट थिंकिंग का एक फॉर्म है जो कि मेनली हमें वेस्टर्न यूरोप में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप में देखने के लिए मिलता है। इट फोकसेस लेस ऑन इकोनॉमिक्स एंड रेवोल्यूशन एंड मोर ऑन कल्चर, आइडिया, फिलोसफी, आर्ट एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो मतलब इकोनॉमिक्स और रेवोल्यूशन पे ये ज़्यादा फोकस नहीं करता। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जब हम मार्क्सिज्म को पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यार मार्क्सिज्म ना इकोनॉमिक्स और रेवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो दे रहे हैं। लेकिन जब हम वेस्टर्न मार्क्सिज्म को देखते हैं तो वो नॉर्मल वाले मार्क्सिज्म से डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे वो इकोनॉमिक्स और रेवोल्यूशन पे कम फोकस करके कल्चर, आइडिया और फिलॉसफी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यह पारंपरिक मार्क्सवाद की तरह केवल अर्थव्यवस्था और क्रांति पर ध्यान नहीं देता, बल्कि संस्कृति, विचार, दर्शन, कला और मानव चेतना को भी बहुत महत्व देता है। पश्चिमी मार्क्सवादियों का मानना था कि समाज को समझने के लिए हमें साहित्य, संस्कृति, मानसिकता, विचारधाराएं और नैतिकता को भी समझना चाहिए, ना कि सिर्फ वर्ग संघर्ष और अर्थव्यवस्था को। अब यहाँ पे इसने क्यों बोला ये? क्योंकि जो हमारा पारंपरिक मार्क्सवाद था ना, जो पहले मार्क्सिज्म था, उसके अंदर ना गाइस वर्ग संघर्ष को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, वर्ग संघर्ष हो गया आपका, आपकी अर्थव्यवस्था हो गई, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इस वजह से हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म आया वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। इसके फीचर्स को देखेंगे तो ये कल्चर और आइडियाज़ पे ज़्यादा फोकस करता था और इकोनॉमिक्स पे, अर्थव्यवस्था पे इसने कम जोर दिया। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि आज के समय की जो सोसाइटीज़ हैं वो इतनी मॉडर्न है, आप केवल इकोनॉमिक रिलेशंस को समझ के आज की सोसाइटीज़ को नहीं समझ सकते। फिलॉसफी और साइकोलॉजी का यूज़ जो है हमें वेस्टर्न मार्क्सिज्म में देखने के लिए मिलता है। जैसे हीगल और फ्रूइड जैसे जो थिंकर्स हैं वो यूज़ करते हैं इसमें, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी को ऐड करते हैं। क्रिटिकल व्यू अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि आधुनिक संस्कृति कैसे लोगों के विचारों को नियंत्रित करती है। इम्पॉर्टेंट थिंकर्स कौन कौन से हैं? तो पहले आपके हैं एंटोनियो ग्राम्स्की, जिन्होंने कल्चरल हेजिमनी का आइडिया दिया। ठीक है, और कहा कि लोगों को कल्चरल कंट्रोल से फाइट करना चाहिए अगर आपको समाज में बदलाव लाना है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आपको क्या?
सांस्कृतिक नियंत्रण का विरोध करना चाहिए। दूसरे आपके जॉर्ज लूकस है, जिन्होंने क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में आप सभी को हमें बताया, और उन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज भी किया है कि कैसे जो कैपिटलिज्म है उसके वजह से जो लोग हैं वो डिसकनेक्टेड फील करते हैं। फिर आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल के ऊपर भी देखो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल में भी हमारे जो थिंकर्स रहे हैं, हर्बर्ट मार्क्यूज, वॉल्टर बेंजामिन जैसे थिंकर्स, उन्होंने भी मीडिया, कल्चर, फिल्म, म्यूजिक इस सब को स्टडी किया। वो सभी वेस्टर्न मार्क्सिज्म के ही थिंकर्स हैं। लुइस हैं फिर आपके, तो सेट दैट इंस्टीट्यूशंस, लुइस क्या कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन जैसे आपका स्कूल है, फैमिली है, मीडिया है, ये आपका एक आइडियोलॉजी को क्रिएट करता है, आपके आइडियोलॉजी को ये सारी चीज़ें मतलब इन्फ्लुएंस करती हैं। फाइनली आप कंक्लूजन बता देंगे कि जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म है वो सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है, कल्चर आइडियाज़ पे फोकस करता है। इसमें थिंकर्स हैं आपके कई सारे, जिनके आप नाम बताएंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल के और आपके ग्राम्स्की, लूकस, एंड इन्होंने मॉडर्न सोशल थॉट को ग्रेटली चेंज भी किया और कल्चरल स्टडीज़ को बढ़ावा दिया, और क्रिटिकल थ्योरी को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। क्रिटिकल थ्योरी आपकी क्या होते हैं, आपके आलोचनात्मक सिद्धांत हो गए। कल्चरल स्टडीज़ में आपका क्या आता है, आपका सारा सांस्कृतिक अध्ययन वगैरह आ जाता है। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ पा रहे होंगे गाइस। थोड़ा सा MHI 103 आपको बाकियों से डिफ़िकल्ट लगेगा, इसमें लर्निंग वर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर आप वीडियोस को अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप हमारे नोट्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स हमारे वीडियो से बनाइए, ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इधर आपको माइक्रो हिस्ट्री ऑन वन हैंड, फिर लोकल और ओरल तीनों को, मतलब आपको तीनों में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को बताना है। सूक्ष्म इतिहास, स्थानीय इतिहास और आपका मौखिक इतिहास। तो सिमिलैरिटीज को देखते हैं सबसे पहले। तो माइक्रो जो हिस्ट्री होती है, एक सेकेंड रेड यूज़ कर लेती हूँ मैं, दिखेगा वो आपको फिर। माइक्रो हिस्ट्री यानी कि सूक्ष्म इतिहास में एवरीडे जो लाइफ होती है वो, उस पर हम सिमिलैरिटीज बता रहे हैं। तो देखो तीनों में ही ऑर्डिनरी जो लोग हैं ना, उन लोगों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जो कॉमन मतलब मेमोरीज होती हैं इंडिविजुअल्स की, तीनों में ही उस पर ध्यान दिया जाता है। स्मॉल, तीनों ही आपके स्मॉल स्केल के स्टडीज़ होते हैं, जिसमें हम लोगों की मेमोरीज हो गया, फैमिलीज, विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट को स्टडी करते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन डेली लाइफ का हमें तीनों में ही देखने के लिए मिलता है। डीप, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वर्णन, हमें गहरा विवरण हमें देखने के लिए मिलता है। शोज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल इवेंट्स फॉर बिग हिस्ट्री, चैलेंजेस बिग नेशनल हिस्ट्री। ये जो तीनों है, मतलब क्योंकि ऊपर वाला जो मेरा टेबल है ना, ये किससे रिलेटेड है, इनके बीच की सिमिलैरिटीज से रिलेटेड है। नीचे यहाँ पे हम इनके डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों डिफरेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पहला पर्पस देखेंगे तो माइक्रो हिस्ट्री जो है, ओ माय गॉड दूसरा कलर लेना पड़ेगा बिकॉज ये ऑरेंज है। तो माइक्रो हिस्ट्री यूजेस स्मॉल केसेस टू आंसर बिग हिस्टोरिकल इवेंट, छोटे उदाहरणों का यूज करा जाता है माइक्रो हिस्ट्री में। लोकल हिस्ट्री किसी पर्टिकुलर प्लेस की होती है, और ओरल आपके लोगों की मेमोरी, मतलब लोगों को जितना याद होता है उसके बेस पे वो बताते हैं। माइक्रो हिस्ट्री में हमारे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, और आपके लोकल वाले में आपके लोकल मैप हो गया, लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, और ओरल में लोगों के इंटरव्यू आप लेते हो, उनकी स्टोरीज को सुनते हो, गवाहियों को सुनते हो, तो वो आपका ओरल हिस्ट्री में आ जाता है। डेप्थ की बात करें तो इसमें जो आपका माइक्रो हिस्ट्री है उसमें काफ़ी डीप एनालिसिस आप देखते हो, इसमें मीडियम रहता है, और इसमें भी डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की मेमोरी, जो उसकी गहराई कितनी है, उसको कितना चीज़ों के बारे में व्यक्ति को याद है, जिससे हम वो पूछ रहे हैं मुद्दे के बारे में। फोकस देखें तो माइक्रो हिस्ट्री फोकस रखता है कि स्मॉल इवेंट्स के पीछे जो अर्थ है उसको समझने पे फोकस करता है, और यहाँ पे वो किसी भी लोकल हिस्ट्री में हम किसी भी एरिया के जो हेरिटेज होता है उसकी विरासत को हम दर्ज करते हैं, और यहाँ पे ओरल वाले में हम क्या करते हैं, उन आवाज़ों को बचाना जो लिखित इतिहास में नहीं मिलती। तो कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं गाइस जो केवल लोगों को ही पता है, तो हम उनको कलेक्ट करते हैं। मेथड की बात करें तो ये इसमें एविडेंसेस ज़्यादा होते हैं, इसका वर्णनात्मक रहता है, और इसका मेमोरी बेस्ड मेथड रहता है। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आने वाले टाइम में हम न्यू वीडियोस भी लेकर आएंगे आपके बाकी के जो सब्जेक्ट कोड्स हैं 108, 110 एंड 111 हो गया आपका, MPSC 004 है,
MGP 004 है गाइस। तो आपकी कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो हमारे चैनल से हो जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप हमें वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बाय नोट्स और गेस्ट पेपर्स, या फिर आपकी कोई अदर क्वायरी है जो आपको समझ में नहीं आ रहा।